हेलो। हेलो। चलो जी, जितने लोग ज्वाइन किए हैं ना, एक बार मुझे कंफर्म करोगे तो वीडियो ऑडियो सब क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है, दिन आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। चलो। हेलो। ओमिन साहू जी, गुड मॉर्निंग। कांता जी, ऑल ओके है ना? चलो, सब क्लियर है? क्लियर है ना? एक बार और सब कंफर्म करिए, दिन आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? हेलो। नेहा जी, कांता जी, ओमिन जी, सब क्लियर है वीडियो ऑडियो? हेलो। देखो, आज पहला क्लास है ना, मैं थोड़ा सब सेट कर ले रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ। बताइए एक बार वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, दिन शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग। प्रेम कुमार जी, हाँ। चलो। नीलिमा जी, प्रेम जी, सब क्लियर है ना वीडियो ऑडियो? चलो शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को ना हम लोग। शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ऑल ओके है? शुरू करें फिर आज की इस क्लास को। चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जी ना। तो मैं गजेंद्र गंजीर, गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के क्रैश कोर्स को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आज बायोलॉजी का पहला क्लास होगा। देखो, अगर मैं प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस की बात करता हूँ, अगर मैं प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस की बात करता हूँ, पाठ्यक्रम की बात करता हूँ, पाठ्यक्रम की, तो प्रयोगशाला परिचारक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को पता है। एक तो साइंस है ना, साइंस साइंस से आपका कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा? साइंस से आपका 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जी? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस से भी कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर वेटेज की बात करते हैं, किसका वेटेज ज्यादा है? साइंस का वेटेज ज्यादा है ना। अगर हम लोग वेटेज की बात करते हैं तो साइंस का वेटेज ज्यादा है। और साइंस में भी जो 60 क्वेश्चन आएगा, ये आपका फिजिक्स से आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री से आएगा और आपका बायोलॉजी से आएगा। मतलब आपका 20-20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तीनों सेक्शन को मिलाकर आपका टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो साइंस का वेटेज ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग साइंस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करेंगे। अभी क्या होगा, कुछ दिनों तक आप लोग का 2 क्लास होगा, है ना। अभी आपका मॉर्निंग में तो बायोलॉजी चलेगा, मॉर्निंग में बायोलॉजी चलेगा, ठीक है। और आपका इवनिंग में क्या चलेगा? केमिस्ट्री चलेगा कुछ दिनों तक। उसके बाद आपका तीसरा क्लास भी प्रारंभ हो जाएगा, मतलब एक एक दिन में आपका 3-3 क्लास भी होगा, है ना। तो पहले हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इसको पहले कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद इंडियन जियोग्राफी और छत्तीसगढ़ जीएस, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है तो इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, है ना। बाकी मेरा ये टारगेट है जी, मेरा टारगेट है कि मुझे 2 मंथ में ना, मैं 2 मंथ में पूरा आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। बस ये है कि जो चीज आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर रूप से आपको अच्छे से करना है ना। नोट्स आप लोग को प्रॉपर रूप से बनाने हैं और जो भी टास्क आपको क्लास में दिया जाएगा उन सभी टास्क को आपको नेक्स्ट डे करके आने हैं। सभी को बोला जा रहा है कि जो भी टास्क आपको दिया जाएगा कि हाँ आपको इसको याद करके आना है ना, तो आपको डेफिनेटली उस चीज को याद करके आना है, आपको अनुशासन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा सोच के चलेगा कि हमको सिलेक्शन लेना ही है, ऐसा करके आप इस बैच में ज्वाइन किए हो तो डेफिनेटली जो भी टास्क आपको दिया जाएगा सभी टास्क आपको पूरे करके आने हैं। और हर रोज क्या होगा, जैसे आज अभी क्लास हम लोग देखेंगे, है ना, आज हमारा क्लास कंप्लीट होगा। तो क्लास कंप्लीट होने के बाद इसी क्लास के रिगार्डिंग आप लोग को
7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ईमानदारी से आप लोग क्या करोगे, उसका आप लोग आंसर करते जाओगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग को आंसर करते जाना है। या जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन तो आपको पर्टिकुलर कोई जगह में लिख के लिखना है, मतलब लिख के रखना है उसको। उसके बाद मैं जब बताऊंगा आंसर तो आप लोग बताओगे कि आपने कितना आंसर सही किया है, ठीक है। आगे समझ में चलो, तो आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। और साइंस का महत्वपूर्ण जो आपका पार्ट है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से आज के इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। पहले मैं साइंस है ना, पहले मैं क्या करने वाला हूँ, साइंस। साइंस को मैं पहले कंप्लीट कराऊंगा। साइंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, देन उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं फिर आज के इस क्लास को। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना, यहाँ तक आगे जी सबको समझ में, चलो आ गया ना। सबका। और जी कांता जी, आज का ना, आज का जो क्लास है वो आपका डेमो क्लास है। आज सबका मुझे कमेंट्स हो रहा है, आज का डेमो क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, जितने लोग बाय किए ना, जितने लोग परचेस किए, जितने लोग इनरोल हुए हैं, उनको ही क्लास दिखेगा। आज सबके लिए है ना, आज सभी को ये क्लास दिखाई देगा। चलो तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है। और आप लोग को बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा है ना, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग को बताना है, क्योंकि भैया ये ऑनलाइन क्लास है ना, क्योंकि आप लोग सामने नहीं बैठे हो, तो जो भी आपको कुछ चीजें पूछा जाएगा उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग को बताना है। मतलब कमेंट में भी आप लोग को एक्टिव रहना है। और पहले से बता रहा हूँ, इस क्लास का पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका क्लास के एंड में आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप बना हुआ है जिन्होंने परचेस किया उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या एप्लीकेशन भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, ध्यान से आप लोग को क्लास को सुनना है अच्छे से, है ना। बार बार चीजों को दिमाग में लाने की कोशिश करना, मतलब मेमोराइज करना है, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि क्लास से पढ़ाया जा रहा हो तुरंत आप लिख रहे हो, ऐसे में ध्यान भटकेगा जी। तो कोशिश करना क्लास में जो बताया जा रहा है उसको आप लोग पहले याद करो, क्योंकि इसका पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाएगा। पीडीएफ के थ्रू आप लोग नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलो तो आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मैं आज की इस क्लास को शुरू करता हूँ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, है ना। किसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे जी, बायोलॉजी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि मैंने सिलेबस वाला एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, उसको भी आप लोग देखिएगा। टोटल सिलेबस को तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें समय लग जाएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में सीधा स्टार्टिंग से आप लोग को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो चलिए देखिए, अभी आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं, साइंस, ठीक है, साइंस। और आप लोग को पता है भाई कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं। साइंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला साइंस के 3 पार्ट हो जाएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स। फिजिक्स के बाद हो जाएगा आपका केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हो जाएगा आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी। और आप लोग को पता है आपके एग्जाम में इन साइंस है ना, मतलब इन पर्टिकुलर तीनों सेक्टर को मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, बायोलॉजी। तो आज से हम लोग जीव विज्ञान विषय को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। चलो तो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में जी, बायोलॉजी के बारे में, अर्थात जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अभी किसी को लिखना नहीं मेरे साथ साथ, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है, क्योंकि आप लोग को नोट्स लास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहला चीज तो अगर पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, मैंने सिलेबस वाला सेक्शन में भी बताया था, लेकिन इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ भी ध्यान रखना है। फादर ऑफ, अगर आपसे पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें माना जाता है, तो आप क्या बताओगे, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। याद करिए किसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, किसको जीव विज्ञान के जनक माना जाता है, तो क्या बताओगे आप, अरस्तु बताओगे। सबसे पहला चीज सबको याद हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो, ये जो आपका बायोलॉजी शब्द है, ये जो आपका बायोलॉजी शब्द है, ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी है ना, ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। सिलेबस वाला सेक्शन में भी मैंने आप लोग को बताया था, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब ये 2 शब्द कौन कौन सा है जी, पहला हो जाएगा बायो, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, लॉजी। पहला शब्द आपका बायो, दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, लॉजी। अभी तक क्या याद किए, हमने याद किया कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया कि बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी, जिसमें से बायो का अर्थ क्या होता है, बायो का अर्थ होता है जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का अर्थ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी का अर्थ क्या होता है, स्टडी। लॉजी का अर्थ क्या होता है आपका, स्टडी होता है, ठीक है। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। और स्टडी को क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। स्टडी को हिंदी में क्या कहा जाता है, अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए बायोलॉजी होता क्या है, तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर इसका परिभाषा देखिए, इसका डेफिनेशन देखिए, तो आप लोग को मैंने सिलेबस सेक्शन में बताया हुआ है। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है,
बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जिसमें सजीवों का है ना, जिसमें सजीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया है ना। अब देखो, यहां देखो, आपका एक टर्म आया है कि बायोलॉजी साइंस की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ एक नया टर्म आया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को जानना है और उसी से हमारा पहला टॉपिक की शुरुआत होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा पार्ट ऑफ बायोलॉजी, है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर आपसे पूछेगा पार्ट ऑफ बायोलॉजी, पार्ट ऑफ बायोलॉजी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको याद करना है आप लोग को। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला पार्ट आपका जूलॉजी हो जाएगा। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है, आपका जंतु विज्ञान। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका बॉटनी, है ना, दूसरा हो जाएगा बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में क्या कहा जाता है, आपका वनस्पति विज्ञान, इसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा क्या होगा आपका, माइक्रोबायोलॉजी, जिसको सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। और चौथा इसका पार्ट क्या हो जाएगा, चौथा पार्ट हो जाएगा जेनेटिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के पार्ट हो जाएंगे, एक तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और आपका जेनेटिक्स। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, आपसे पूछेगा जूलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान क्या होता है ना। तो जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एनिमल्स का, अर्थात जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो टू स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, अर्थात जंतु विज्ञान में क्या किया जाता है, इसमें आपका जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसको याद करना है ना। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बायोलॉजी के पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक होता है आपका जूलॉजी, एक होता है बॉटनी, फिर माइक्रोबायोलॉजी, फिर आपका जेनेटिक्स। तो जूलॉजी के जनक पूछेगा, जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है जूलॉजी के जनक अगेन किसको कहा जाता है, अरस्तु को, है ना, अरस्तु। चाहे जीव विज्ञान की जनक बोले, चाहे जूलॉजी की जनक बोले, आपको क्या बताना है, अरस्तु बताना है। आगे समझ में। और जूलॉजी क्या होता है, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा, जूलॉजी कहलाता है। इसी को जंतु विज्ञान कहा जाता है। बात करते हैं बॉटनी, है ना। तो बॉटनी क्या होता है, ये भी आपका जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पादपों का। इसमें पादपों का, प्लांट्स का, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, इसमें पादपों का क्या किया जाता है जी, अध्ययन किया जाता है। इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके फादर या जनक की बात करते हैं तो इसको नाम को आपको याद रखना है, थियोफ्रॉस्टस, है ना, थियोफ्रॉस्टस। मैं पहले से बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्लास के एंड में इसी क्लास के रिगार्डिंग आप लोग से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है जी, सूक्ष्म जीवों का, इसमें सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके फादर पूछेगा, इसके जनक पूछेगा तो क्या बताओगे आप, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या बताओगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ये नाम आपको बताना है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसने यार आपका आरबीसी की भी खोज किया है, ठीक है, इसने आरबीसी की भी खोज किया है। दूसरा, इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज किया है, ध्यान रखना। और इन्होंने सबसे पहले किसका, जीवित कोशिका, है ना, जो लाइव सेल है, जीवित कोशिका, इसका भी इन्होंने खोज किया है। तो आपसे पूछेगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किन्हें माना गया है, तो आपको बताना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आगे सबको समझ में। इन्होंने ही आरबीसी की खोज किया है, इन्होंने ही बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु को भी इन्होंने खोज किया है, और इन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज किया है, याद रखना है। जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, जो अनुवांशिकी है इसमें किसका अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी में जो अनुवांशिक कैरेक्टर है, अनुवांशिक लक्षण है, साथ ही साथ अनुवांशिक लक्षण के साथ साथ जो अनुवांशिक बीमारियां, इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। जेनेटिक्स, ये आपका जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनुवांशिक लक्षण, दैट मींस जेनेटिक कैरेक्टर, साथ ही साथ जो जेनेटिक डिजीज है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब इसके फादर की बात करते हैं, तो आप लोग ने नाम तो पढ़ा होगा, ग्रेगर मेंडल, है ना, ग्रेगर मेंडल, आप लोग ने नाम पढ़ा होगा, ग्रेगर मेंडल। मटर के बीज पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोग को पता होगा, मटर के पौधे पर
तो ये मैंने बता दिया आप लोग को पार्ट ऑफ बायोलॉजी। तो जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, इसके जनक अरस्तु। बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, इसमें पादपों का अर्थात वनस्पतियों का अध्ययन होगा, और इसकी अगर जनक की बात करते हैं तो थियोफोस्टस। बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, और इसका जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही आपका आरबीसी की खोज किया था, और मैंने बताया बैक्टीरिया की खोज किया था, साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की भी खोज किया था। आगे बात करते हैं, फिर मैंने आप लोग को बताया जेनेटिक्स के बारे में, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में किसका अध्ययन किया जाएगा? अनुवांशिक लक्षणों का, साथ ही साथ अनुवांशिक बीमारियों का, ठीक है। और अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स के फादर किन्हें माना जाता है? ग्रेगर मेंडल जी को माना जाता है। यहां तक सबको क्लियर होगा? अभी तक कुछ हम लोग शुरू नहीं किया, हमारा पहला टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हम लोग बायोलॉजी के बारे में देख रहे हैं, आखिर बायोलॉजी किसे कहा जाता है। साथ साथ हमने अभी जाना कि बायोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच है। बताओ सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई जी? बताओ कांता जी, मनीषा जी, ओमिन साहू जी, जितने लोग जो ज्वाइन किए ना, सभी लोग को बताना है। यहाँ तक सबको चीजें क्लियर होगी? एक बार आप लोग कंफर्म करिए, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर हो गया ना? चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो जी, चंपेश जी, कुमुदनी जी, हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया। चलो मनीषा, चलो आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था आप लोग को? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ये मैंने आप लोग को बताया था, है ना। अब जानते हैं भी ये सजीव क्या होता है। हमने, ठीक है, हमने डेफिनेशन में तो जाना कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये सजीव होता क्या है, ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग सजीवों के लक्षण, है ना, सजीवों के लक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने सबसे पहले बायोलॉजी के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब भैया सजीव कौन है, इसको जानना बहुत आवश्यक है ना। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सजीवों के लक्षण को हम लोग देख रहे हैं, आखिर सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज तो आप लोग को चीजों को याद करते चलना है। सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला चीज, सजीवों का शरीर किससे? कोशिकाओं से। सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अभी तक हमारा पहला टॉपिक शुरू नहीं हुआ है ना, जब मैं शुरू हो जाएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। सबसे पहला चीज तो कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, सजीवों के और क्या लक्षण होता है? आगे बात करते हैं, जो सजीव है ना, सजीवों में क्या होता है? पोषण होता है। सजीवों में क्या होता है? पोषण होता है। सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सजीवों में पोषण होता है, पोषण को न्यूट्रिशन कहा जाता है। तीसरा चीज, सजीवों में क्या होता है जी? सजीवों में श्वसन होता है। तीसरा चीज, सजीवों में क्या होता है आपका? श्वसन होता है। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सजीवों में क्या होता है? सजीवों में पाचन होता है। सजीवों में क्या होता है? पाचन होता है। बताऊंगा सब होता क्या है। फिलहाल अभी जैसा मैं बता रहा हूं उसको आप लोग को याद करते चलना है। सजीवों में पाचन होता है। पांचवा चीज, सजीवों में क्या होता है? उत्सर्जन होता है। सजीवों में क्या होता है? सजीवों में उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रेशन बोलते हैं। सजीवों में उत्सर्जन होता है। आगे बात करते हैं सजीवों की और कौन कौन से लक्षण है। छठवा, सजीवों में क्या होता है? प्रजनन होता है। सजीवों में क्या होता है जी? सजीवों में प्रजनन होता है, ठीक है। सजीवों में प्रजनन होता है। सजीवों में प्रजनन होता है, ये भी आपने देख लिया। आगे बात करते हैं आपका सजीवों का शरीर है ना, सजीवों के शरीर में क्या होता है? ग्रोथ होता है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब उसका शरीर क्या होता है? ग्रोथ करता है, मतलब वृद्धि करता है, मतलब वो बढ़ता है। आगे बात करते हैं, सजीवों के शरीर में क्या होता है? मूवमेंट होता है। सजीवों के शरीर में क्या होता है? जब का मूवमेंट होता है, ठीक है। आपका और देखते हैं लक्षण, जो सजीवों का शरीर है ना, वो क्या होता है? सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होता है। क्या होता है? संवेदनशील होता है। दैट मीन्स वो आपका हीट को सेंस कर सकते हैं, कोल्ड को सेंस कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो सजीवों का शरीर क्या होता है? सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। आगे सबको समझ में यहाँ तक आगे जी? चलो आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने बोला सबसे पहले सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। दूसरा, पहले देखो, पहले जी जो मैं आप लोग को बता रहा हूं उसको पहले समझने की कोशिश करिए, फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन करेगा। पहले इस चीजों को समझिएगा, डेफिनेटली आप लोग को आपका आंसर पूरा मिल जाएगा ना। पहले आप लोग चीजों को समझिए। मैंने बताया सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कोशिका क्या होता है, तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो मैंने सबसे पहले लक्षण लिखा कि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है सजीवों का शरीर। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग
लोग बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान के बारे में आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दूसरा मैंने बताया सजीवों में पोषण होता है। पोषण मतलब जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं हमको जो एनर्जी मिल रहा है ना, तो जो पोषण है, पोषण मतलब क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना जिससे एनर्जी मिलता है, वही पोषण कहलाता है। पोषण के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब हम लोग लेते हैं ना, मिनरल्स, वाटर, ये सब ये पोषण के अंतर्गत ही आ जाएगा। आगे बात करते हैं सजीवों में श्वसन होता है। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, जाहिर सी बात है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर गैसों का विनिमय, साथ ही साथ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। पर्टिकुलर जब उस टॉपिक में जाएंगे तो पढ़ेंगे। आगे मैंने बताया कि सजीवों में पाचन होता है। जाहिर सी बात है जब हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे हमको एनर्जी तो मिला है ना, एनर्जी तो मिला, तो बाकी जो आपका वेस्ट पदार्थ हो जाएगा उसको शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो आपका वो होगा, प्रोसेस होगा, वो कौन से प्रोसेस में होगा, आपका पाचन। देखो एनर्जी तो हम लोग को मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगा जिससे हमारा बॉडी रन करेगा, क्या होगा, रन करेगा, लेकिन जो वेस्ट पदार्थ होगा उसको उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पाचन क्या होता है, तो भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। सजीवों में उत्सर्जन होता है, अभी बताया कि आपका हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। सजीवों में प्रजनन होता है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, प्रजनन मतलब अपने समान जीवों को जन्म देना, ठीक है। प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। फिर मैंने बताया सजीवों के शरीर में क्या होता है, ग्रोथ होता है, और सजीवों के शरीर में मूवमेंट, ग्रोथ मतलब जाहिर सी बात है हम लोग क्या छोटे हैं क्या, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हम लोग का बॉडी क्या हो रहा है, ग्रोथ करता जा रहा है, सेल में ड्यूजन होता जा रहा है। आगे बात करते हैं सजीवों के शरीर में मूवमेंट होगा, चाहे बात करते हैं हम लोग एनिमल्स का, चाहे हम लोग बात करते हैं प्लांट्स का भी बॉडी मूव करता है, एनिमल्स का भी बॉडी मूव करता है, तो सजीवों में क्या होता है, मूवमेंट होता है। फिर मैंने बताया सजीवों का शरीर आपका संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है जी, ठीक है। चलो ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखो इसको याद करने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ, है ना, इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। देखो मिसेस ग्रेन, आपको क्या याद रखना है, मिसेस ग्रेन आपको याद रखना है। अब इसमें कैसे याद करोगे, एम से, एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मूवमेंट, एम से क्या होगा जी आपका मूवमेंट हो जाएगा, एम से मूवमेंट। कहने का तात्पर्य है सजीवों के बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। आर, आर से क्या याद रखना है, आर से आपका रेस्पिरेशन, आर से क्या याद रखना है, रेस्पिरेशन, मतलब सजीवों के शरीर में क्या होता है, श्वसन होता है। उसके बाद एस, एस से क्या याद रखना है, देखो एस से याद रखना है आपको सेंसिटिव, एस से सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब सजीवों का शरीर क्या होता है, संवेदनशील होता है, क्या होता है, संवेदनशील। उसके बाद देखो जी, जी से क्या याद रखना है, जी से आपको याद रखना है ग्रोथ, यहां लिख दे रहा हूं आपको, जी से क्या हो जाएगा आपका ग्रोथ, जी से क्या होगा जी आपका ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, सजीवों के शरीर में ग्रोथ होता है। आर से आपको ध्यान रखना है, आर से क्या होगा आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, एक आर से तो मैंने बताया था रेस्पिरेशन, और एक आर से आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ई से क्या होगा, ई से आपका एक्सक्रीशन, ई से क्या होगा जो आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा अर्थात उत्सर्जन, ठीक है। और एन, एन से क्या हो जाएगा, एन से आपका न्यूट्रिशन, एन से क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये क्या है आपका, यही आपका सजीवों के लक्षण है। आशा कर रहा हूं सबको समझ में आया होगा। बताओ यहां तक आप सबको समझ में आ गया। ओमिन जी, मनीषा जी, राहुल जी, बताओ जिसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, चलो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। मैंने, अच्छा ये जो जितने चीज मैंने आप लोग को बताया वो चीज आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जितने चीज मैंने आप लोग को बताया वो समझ में आया कि नहीं आप लोग को। तो आशा कर रहा हूं आप लोग को सजीवों के लक्षण समझ में आ गए होंगे, किसे आपका सजीव कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आपका सजीवों के लक्षण में, कि कोशिकाओं, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है सेल अर्थात कोशिका विज्ञान, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक कंफर्म करिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। रजनी जी, ओमिन जी, मनीषा जी, कुमुदनी जी, चलो बताओ फटाफट। अभी तक हमारा पहला टॉपिक शुरू नहीं आया है, शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तक हमारा पहला टॉपिक शुरू हुआ ही नहीं है। चलो जब शुरू हो जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ गई, चलो जी आगे ना सबको समझ में, चलो आगे आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ तो मैंने बता दिया सजीवों के लक्षण, इसमें एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, जो कोशिका वो होता है ना आपका बैक्टीरिया, 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 जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहा जाता है जी आपका, बैक्टीरिया को वायरस कहते हैं, जल्दी बताओ, बैक्टीरिया को आपका वायरस कहते हैं या आपका जीवाणु कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको जीवाणु या विषाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु या विषाणु क्या कहते हैं बताइए। देखो एक तो बैक्टीरिया होता है, एक आपका वायरस होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, विषाणु कहते हैं। इसका आप लोग मुझे अंतिम में कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, अंतिम में दोगे कि जो आपका बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ये आपका सजीव के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, अंतिम में आप लोग मुझे बताओगे। फिलहाल अभी नहीं, जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली इसका आंसर दे दोगे। चलो अब ये मैंने बता दिया आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स क्या क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारा पहला टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। चलो जी, अभी तक जो मैंने बताया आप लोग को सिलेबस में भी आप लोग को पूरा बता दिया था। अब है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सेल बायोलॉजी, है ना। अब हम लोग पढ़ना शुरू करें अपना पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, सेल बायोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है,
कोशिका विज्ञान, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले अब चीजों को याद करते चलना, अब यहां से पूरा क्वेश्चन आप लोग का शुरू हो जाता है। अब यहीं से आपका पहला क्लास शुरू हो रहा है, तो आप लोग को चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है, बढ़िया सुनते हुए चलना है। सबसे पहला स्टडी ऑफ सेल, सबसे पहला चीज तो स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है आपका, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अर्थात कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहला चीज याद हो गया सबका। आगे बात करते हैं सेल। सेल इज द functional and structural unit of life। अर्थात कोशिका जीवों की, अर्थात क्या हो जाएगा, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि आपका कौन सा ऐसा वो पार्ट है ना, या कौन सा ऐसा भाग है जो जिसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो क्या बताओगे आप, सेल बताओगे, कोशिका बताओगे। आगे बात करते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अर्थात कोशिका क्या है, जीवों की आधारभूत इकाई है। कोशिका क्या है जी, जीवों की क्या है, आधारभूत इकाई है। कोशिका जीवों की आधारभूत क्या है, इकाई है। कोशिका जीवों की आधारभूत इकाई है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। क्या क्या देखिए, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आगे बात करते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात ये जीवों की आधारभूत इकाई है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, या कोशिका के बारे में किसने बताया था। देखो आप लोग यहाँ एक डायग्राम देख पा रहे हो ना, इसका नाम क्या, देखो आपका रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका के बारे में बताया। किसके बारे में बताया जी, कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में बताया सबसे पहले। ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग भी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। देखो ये जो रॉबर्ट हुक देख रहे हो ना, इस रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इसी का अपना क्या था, आपका एक सरल सूक्ष्मदर्शी था। इस सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने क्या किया था 1665 में। ये देखो यहाँ पास एक ट्री दिख रहा है, इस ट्री का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ओक ट्री है ना, इसका नाम है आपका ओक ट्री। तो ओक ट्री के जो छाल है ना, छाल ओक ट्री का जो आपका छाल था, इसी छाल को, ये जो छाल दिख रहा होगा, इसी छाल को उन्होंने क्या किया था, अपने सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था। इसी छाल को इन्होंने क्या किया था, छाल को अपनी सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। और जब इन्होंने इस छाल को सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, तब उसके अंदर उसको ऐसे इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के समान, है ना, हनी कॉम बोलेंगे इसको, हनीकॉम, उसको मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला जी, इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला, कोशिका। इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। चूंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था, या कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इसको कोशिका विज्ञान, इसको कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से इसको जाना जाता है। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक। मैंने क्या बताया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ओक ट्री के छाल को क्या किया था, उन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। जब उसको उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, उसके बाद उसको मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। इसीलिए क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कोशिका की खोज किया, साथ ही साथ कोशिका नाम दिया था। आगे सबको समझ में, यहाँ तक सबको आगे जी क्लियर है। बताओ जिंदीमा जी, राहुल जी, रजनी जी, मनीषा जी, कुमुदनी जी, बताओ यहाँ तक आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक बताएंगे आप लोग को, आगे समझ में, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। चलो बताओ जी। वैसे जब मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो यहाँ ये सब चीज मैंने आप लोग को बताया भी है। चलो आगे यहाँ समझ में सबको, चलो आगे बात करते हैं। ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के बारे में बता तो दिया, लेकिन जो उन्होंने कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका कैसी कोशिका था, आपका मृत कोशिका था। कैसी कोशिका थी जी, आपका मृत कोशिका था। कहने का तात्पर्य क्या था, ये आपका डेड सेल था। क्या था आपका, डेड सेल था, मृत कोशिका था। तो पूछेगा कि कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो बताओगे रॉबर्ट हुक। सबसे पहले
कोशिका की खोज किसने किया था? अगेन बताओगे रॉबर्ट हुक। लेकिन भैया अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तब उस केस में आपको रॉबर्ट हुक नहीं लगाना है। रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका ढूंढा था वो कैसी कोशिका था? मृत कोशिका था, डेड सेल था। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक चीजें आशा कर रहा हूँ सबको क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो, इन्होंने तो मृत कोशिका के बारे में बताया था, लेकिन आपका 1665 के आपका कितना 9 साल बाद, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को आपको अच्छे से याद रखना है। 1665 के जस्ट 9 साल बाद, 9 साल बाद मतलब आपका 1674 को एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था आपका? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, है ना। ये आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अभी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में बताया था आपका। माइक्रोबायोलॉजी किसको जनक के नाम से जानते हैं? इन्होंने ही आपका आरबीसी की खोज किया था, ये मैंने बताया था। और इन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया था। ध्यान रखना, आपका 1674 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम क्या है आपका? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया था? जीवित कोशिका। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की क्या किया था जी? आपका खोज किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया था? आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने। आगे समझ में, कहाँ किया था? तालाब के जल में किया था। कहाँ किया था आपका? तालाब के जल में किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग को आंसर करना है जी। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने क्या बताया था? मैंने बताया बायोलॉजी में आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये मैंने बताया। बायोलॉजी मीनिंग का अर्थ क्या होता है, ये मैंने बताया। बायोलॉजी कौन 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 से ब्रांचेस है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। और उस ब्रांचेस के कौन कौन फादर है, जनक कौन है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ना शुरू किए कोशिका के बारे में। और ध्यान रखना, देखो एक चीज तो पता लग गया कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखो एक चीज और है, जब कोशिका आपस में मिलती है ना, जब कोशिका, एक नया पेज ले रहा हूं, देखो जब कोशिका आपस में मिलती है तब किसका निर्माण होता है? टिश्यू का। किसका? टिश्यू का। टिश्यू को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? आपका ऑर्गन का निर्माण होता है। जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। क्या बनते हैं जी? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते तो फाइनली किसका निर्माण होता है? बॉडी का निर्माण होता है ना। तो कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होगा, अर्थात टिश्यू का। और उत्तक के मिलने से किसका? अंगों का निर्माण होगा। और अंगों के मिलने से किसका? अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका जी? अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र से फाइनली किसका निर्माण होता है? हमारे पूरे बॉडी का, या बोल सकते हैं आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। अगर सबको समझ में? ठीक है, चलो। तो मैंने बताया कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 को किया था। रॉबर्ट हुक ने एक अपना सरल सूक्ष्मदर्शी लिया। उस सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उन्होंने ओक के ट्री का जो छाल था, उसी छाल को उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। और देखने के बाद उन्होंने पाया कि उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना है। उसी कोशिका को उन्होंने नाम दे दिया कोशिका। लेकिन इन्होंने जो कोशिका ढूंढा था वो मृत कोशिका था, डेड सेल था। लेकिन इसके जस्ट 9 साल बाद, 1665 के 9 साल बाद, मतलब 1674 को आपका एंटोनी व ल्यूवेनहॉक जी आए। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया था। तालाब के जल में इन्होंने लाइव सेल की खोज किया था। ये आपको ध्यान रखना है। आशा कर रहा हूं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1665 बता रहा हूं यार, आपका नीट के एग्जाम में है ना। उसके बाद आपका ये जेई के एग्जाम में, इसके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसमें? आपका ये रॉबर्ट हुक वाला। ठीक है, किसने कोशिका की खोज किया था, या सन पूछ लेगा कि आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष में किया था, इस प्रकार से। तो सन को भी आपको ध्यान रखना है, ईयर को भी आप लोग को याद रखना। चलो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। 1665 की घटना याद होगी। उसके बाद 1674 की घटना। अब आगे बात करते हैं, देखिए। अब देखते हैं, इसके बाद मैंने बताया था ये सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में कि जब सेल आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू जब आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन्स आपस में मिलेगा तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेगा तो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद देखते हैं, अभी तक हमने 2 तिथि याद किया। सबसे पहला तिथि मैंने बताया 1665, जिसमें आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया, या सबसे पहले उन्होंने कोशिका की खोज किया था। 1665 के 9 साल बाद हम लोग गए 1674। तो यहाँ एक साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले लाइव सेल, जीवित कोशिका के बारे में बताया था। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपका एक और ईयर, है ना, 1839। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। 1839। अब 1839 में क्या होगा? 1839 में स्लाइडन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट है। स्वान नामक कौन है जो? आपका साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपका कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। और कई बार पूछा गया है कि सेल थ्योरी को किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको बताना है स्लाइडन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट के द्वारा सेल थ्योरी को दिया गया था, है ना। अब इन्होंने स्लाइडन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवों का शरीर, इन्होंने बताया जी,
प्रत्येक जीवों का शरीर, प्रत्येक जीवों का शरीर ये किनसे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवों का शरीर किससे? कोशिकाओं से ना, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ऐसा किसने कहा? स्लीडन और स्वान ने। इसी को क्या बोलता है? आपका सेल थ्योरी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे समझ में? तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन वो मृत कोशिका था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने आपका 1674 में। फिर 1839 में स्लाइडन और स्वान नामक साइंटिस्ट है, जिन्होंने आपका सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया, है ना। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो किससे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ऐसा उन्होंने कहा। अब इसके बाद देखते हैं 1839 के बाद एक और डेट में आप लोग को जाना है, जो है आपका 1855। एक और डेट में आपको जाना है, जो क्या है? जो आपका 1855। तो 1855 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था आपका रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो विर्चो रुडोल्फ विर्चो जी। अब यहां से क्वेश्चन एसीएफ के एग्जाम में पूछा गया है। तो रुडोल्फ विर्चो ने लैटिन भाषा में, कौन से भाषा में? लैटिन। लैटिन भाषा में अपना एक कथन दिया। उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने बोला ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण। देखो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका रुडोल्फ विर्चो ने अपना जो कथन दिया था वो कौन से भाषा में दिया था? तो लैटिन भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला को किसके द्वारा कहा गया था? या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ना। तो मैंने बोला कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण। प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होता है जी? आपका होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा आपका रुडोल्फ विर्चो ने। लेकिन उन्होंने लैटिन भाषा में कथन कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण। मतलब जो जितने न्यू सेल्स होंगे ना, उसका जो फॉर्मेशन होगा, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, पूर्ववर्ती कोशिका है, उसी से क्या होगा? आपका नए कोशिकाओं का निर्माण होगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा आपका रुडोल्फ विर्चो जी ने। ऐसा किसने कहा? जब आपका रुडोल्फ विर्चो जी ने कहा। ये आपको याद रखना है। आगे सबको समझ में? आशा कर रहा हूं सभी साइंटिस्ट के नाम आप लोग को याद हो गए होंगे। जल्दी से एक बार ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक, कब? 1665। उन्होंने जो सेल ढूंढा था वो कैसा था? मृत कोशिका था। उसके बाद 1665 के 9 साल बाद 1674 को आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था तालाब के जल में। फिर मैंने बताया आप लोग को 1839 में साइंटिस्ट स्लाइडन और सॉन, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद आपका 1855 में रुडोल्फ विर्चो जी आया, है ना। इन्होंने लैटिन भाषा में एक कथन दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। ऐसे इन्होंने कहा। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। बताओ यहां तक सबको चीजें क्लियर हुई? यहां तक बताओ जी। राहुल जी, कुमुदनी जी, प्रेम जी, नीलिमा जी, रजनी जी, चलो जल्दी से बताओ यहां तक आप सबको चीजें क्लियर हुई? एक बार मुझे कंफर्म करिए, यहां तक कंफर्म करिए आप लोग को यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जी। चलो, आ गया कुमुदनी जी, राहुल जी, सबको। और जहां भी डाउट होगा ना, आप क्वेश्चन कर सकते हो जी, है ना। चलो आगे बात करते हैं। यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चंपे जी आगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग जानते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक आप लोग को चीजें समझ में आ गई। बता रहा हूं इसी क्वेश्चन, इसी क्लास के रिगार्डिंग आप लोग का अंतिम में टेस्ट होगा। और चीजों को क्लास में याद करते चलना, क्योंकि मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा जी, है ना। हम लोग सिलेक्शन, है ना, हमारा जो बैच है ना, सिलेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आप लोग को जैसा जो चीज पढ़ाया जा रहा है, आपको उसी दिन याद करना है, चीजों को बढ़िया नोट्स बनाना है प्रॉपर से। जो भी टास्क दिया जाएगा आप लोगों को करना है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका, है ना, अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका, अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका है? तो आपको बताना ऑस्ट्रिक का एग या शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना, ये सबसे बड़ी कोशिका है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगर मैं आकार की बात करता हूँ, साइज की बात करता हूँ, तो ये आपका लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर, इसका आकार 15 से 18 सेंटीमीटर होता है। अगर इसके मैं वजन की बात करता हूँ, है ना, इसके मैं वेट की बात करता हूँ, वजन, तो लगभग लगभग कितना होता है आपका? 1.5 किलोग्राम। जैसे कि आप लोग डायग्राम से दिख रहा होगा, ये देखो, ये क्या आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये आपका क्या लार्जेस्ट सेल है? क्या है आपका लार्जेस्ट सेल? तो जब सबसे बड़ी कोशिका की बात होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, ऑस्ट्रिक एग। इसका आकार लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक होता है। इसका वजन लगभग 1.5 केजी तक होता है। ये सबसे बड़ी कोशिका है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी कोशिका भाई, है ना, अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी कोशिका,
सबसे सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो आपको क्या आंसर करना है, आपको बताना है। देखो माइकोप्लाज्मा, क्या बताना है, माइकोप्लाज्मा। ये 1D एग्जाम में कई बार पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा। ये क्या आपका सबसे छोटी कोशिका है। और इसका आकार की बात करते हैं ना, इसका हम लोग आकार की बात करते हैं तो इसका आकार आपका 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रॉन है ना, आकार भी ध्यान रखना है। इसका आकार 0.1 से 0.3 माइक्रॉन के बीच होता है, इसके बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। याद हो गया। मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी अगर आकार की बात करते हैं वो होता है लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर है ना, और वजन इसका लगभग होता है 1.5 किलोग्राम है ना। आगे बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसका आकार 0.1 से 0.3 माइक्रोन के बीच में होता है ना। इसको भी आपको याद रखना है। यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जी, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो हो गया। अब हमने यहाँ पास देखा सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। अब हम लोग देखते हैं आपका मनुष्य के शरीर के, है ना, मनुष्य के शरीर। अब हम लोग देखते हैं मनुष्य के शरीर, है ना। अब हम लोग मनुष्य के शरीर को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कौन सी कोशिका सबसे बड़ी और कौन सी कोशिका सबसे छोटी है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना। क्या पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ रहा है। नॉर्मल पूछेगा तो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन मनुष्य के शरीर में पूछेगा तो भी बता रहा हूं। देखो ये जो नीचे आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो आप लोग को नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पास देखिए ये आपको दिख रहा है, ये क्या आपका नर्व सेल है ना। ये आपका क्या न्यूरॉन है, क्या जो आपका न्यूरॉन है, नर्व सेल है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आपका मसल्स सेल है। क्या आपका मसल्स सेल है। ये आपको ब्लड सेल दिखाई दे रहा होगा, ये आपका फैट सेल है, और ये आपका स्पर्म है, ये आपका ओवम है। तो मैं इस डायग्राम को रखने का मेरा उद्देश्य क्या था पता है। देखो कोशिकाओं का आकार सेम नहीं होता, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, ओवम ये भी तो सेल है, इसका आकार अलग है। स्पर्म ये भी तो सेल है, इसका आकार अलग है ना। यहाँ पर देखो आपका न्यूरॉन ये भी तो सेल है, इसका भी तो आकार अलग है। तो कोशिकाओं का जो शेप है ना वो अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम शेप का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है ना। अगर पूछता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, अगर आपसे पूछता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो आप लोग को बताना है, क्या बताना है जी, आपको बताना है ओवम। क्या बताना है, ओवम बताना है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है जी, आपको बताना है स्पर्म, जिसको आपका शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म को हिंदी में क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं बोल रहा हूं, लॉन्गेस्ट बोल रहा हूं, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, आपको बताना नर्व सेल। क्या बताना, नर्व सेल, या बता सकते हो न्यूरॉन बताओगे, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन ये हो जाएगी जी सबसे लंबी कोशिका। तो ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ साथ आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, और यहां से चीज ध्यान रखना कि कोशिकाओं का जो आपका शेप है ना सेम नहीं होता ना, अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है, जैसा कि डायग्राम से दिख रहा होगा। तो चीजें यहां तक आप लोग को याद हो गई होंगी, आशा कर रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोग को पूरे साइंटिस्ट के नाम बताए थे, ईयर आप लोग को याद कराए थे। उसके बाद मैं क्या किया, मैंने बताया आप लोग को कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है ना। ये सब भी आप लोग को मैंने बता दिया आप लोग को। आशा कर रहा हूं यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में बताओ, कुमुदनी, कांता, नीलिमा जी, राहुल जी, प्रेम जी, यहाँ तक आगे सबको समझ में आगे बढ़े। चलो यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बताओ यहाँ तक आगे सबको समझ में। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक आगे सबको समझ में, एक बार कंफर्म करिए आगे ना। चलो अब हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। प्लांट सेल के बारे में पढ़ने से पहले सेल के बारे में कुछ कुछ और तथ्य जो आप लोग को बता रहा हूं, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो एटलीस्ट आप लोग को पूरे याद होने चाहिए। देखो अगर आपसे पूछेगा भाई कि कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, केंद्रक को, न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, पहला चीज। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कोशिका की आपका प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछेगा ट्रांसपोर्टेशन यूनिट अगर आपसे पूछेगा ना भाई, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी क्या बोल सकते हैं इसको ना। आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछता है कोशिका की थैली किसे कहा जाता है, तब आपको पता होना चाहिए भाई, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे बात करते हैं, और क्या बच गया, अगर आपसे पूछता है पादप कोशिका का कीचड़,
पादप कोशिका, पादप कोशिका का किचन किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट को। किसे? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का किचन कहा जाता है। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। आशा कर रहा हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से देखो, स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको बायोलॉजी के बारे में बताया, फादर ऑफ बायोलॉजी आपका अरस्तु है ना। फिर हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन के बाद मैंने आप लोग को बताया था पार्ट ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी जिसके फादर हुए अरस्तु, बॉटनी के फादर थियोफोस्टस, माइक्रोबायोलॉजी के फादर आपका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक और जेनेटिक्स के फादर आपका ग्रेगर मेंडल। फिर मैंने आप लोग को बताया किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तरीका बताया, मिस ग्रेन आपको ध्यान रखना है। एम से मूवमेंट, आर से रेस्पिरेशन, ए से सेंसिटिविटी, जी से आपका ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, ई से आपका एक्सक्रीशन, एन से आपका न्यूट्रिशन। मतलब जाहिर सी बात है, सजियों में क्या होता है, मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है, सजियों का शरीर सेंसिटिव होता है, सजियों में ग्रोथ होता है, सजियों में आपका रिप्रोडक्शन होता है, सजियों में उत्सर्जन होता है, सजियों में पोषण होता है। ये सब मैंने आप लोग को बताया था। सबसे पहला मैंने जो लक्षण बताया सजियों का, कि सजियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये मैंने सबसे पहला जो लक्षण बताया। तो यहाँ एक नया टर्म आया कोशिका, तो इसी कारण हम लोग आज हमारा पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया जिसका नाम है कोशिका। तो मैंने बताया स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, किसने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था, है ना। ईयर मैंने आप लोग को याद कराया, ईयर भी आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया ईयर के बाद साइंटिस्ट के नाम के बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है ना। आपका जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, इसका वजन लगभग कितना होता है, आकार कितना होता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, ये सब आपको मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताया, कुछ बेसिक चीजें बताई जहां से क्वेश्चन आते हैं। कोशिका का ब्रेन केंद्रक को, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट गोल्जी बॉडी को, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, और पादप कोशिका का किचन क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। आशा कर रहा हूं यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में, प्लांट सेल पादप कोशिका, है ना। अब हम लोग अभी पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में जी, प्लांट सेल, प्लांट प्लांट सेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पादप कोशिका, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका इसको हिंदी में कहा जाता है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, है ना, इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये सब आप लोग को पूरा नोट्स में आप लोग को बनाने हैं ना जी, ठीक है। चलो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये जो मैं बना रहा हूँ, वैसे डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसका मैं बाउंड्री बना दे रहा हूँ। देखो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बस थोड़ा समय लगेगा इसमें डायग्राम बनाने में, इसके बाद नॉमिनक्लेचर करेंगे। ये स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर में, ये हो गया, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बन गया, इसके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों साइड, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पास आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबका नॉमिनक्लेचर करेंगे। यहाँ एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पास एक और आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये यहाँ पास एक और आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हो गया। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग नॉमिनक्लेचर करते जाते हैं। तो ऊपर का जो मैंने लेयर बनाया है ना, सबसे ऊपर का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया जी, सबसे ऊपर का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, चलो इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया सबसे ऊपर का, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जाना जाता है आपका किस नाम से, सेल वॉल। इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आपका सेल वॉल कहा जाता है, जो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका सेल वॉल। ठीक है, चलो देखते रहिए आप लोग, ये कहलाएगा सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल कहलाता है। साथ ही साथ क्या करते जाएंगे, नॉमिनक्लेचर करते जाएंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये सेल वॉल हो जाएगा। सेल वॉल को हिंदी में क्या कहा जाता है जी, आपका कोशिका भित्ति, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहा जाता है इसको हिंदी में। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके अंदर में एक लेयर बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं एक अलग कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। चलो इसको मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो ये जो मैं कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कोशिका झिल्ली। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, कोशिका झिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये कोशिका झिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति क्या होता है, सब जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पूरा डिफरेंस बताऊंगा दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। चलो, तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है।
यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूरे इसके बाउंड्री में, इसके बाउंड्री में देखो पिंक कलर का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पूरा बाउंड्री में। देखो ये बाउंड्री में मैं पूरा पिंक कलर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो पिंक कलर का जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ छोटा छोटा, है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जी क्या, इसको बोलते हैं आपका लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसको? लाइसोसोम, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर कर दिए। इसका नॉमेनक्लेचर क्या कर दिया हम लोग? लाइसोसोम। इसी को तो आपका सोसाइटल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखो यहां पास जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पास जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। इसको क्या बोला जाता है जी? इसको बोला जाता है आपका गोल्जी बॉडी। इसको गोल्जी गोल्जी बॉडी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है क्या? और इसके अंदर से मुड़ी हुई संरचना दिख रही है, इसको बोला जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को तो पावर हाउस बोला जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का, आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं जी? ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। इसको क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपका वाटर फिलअप है। इसमें क्या आपका वाटर भरा हुआ है? इसमें क्या है? वाटर भरा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे राजधानी या वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसको राजधानी कहते हैं, इंग्लिश में इसको वैक्यूल कहा जाता है। इसको राजधानी कहा जाता है, या इसी को आपका वैक्यूल, है ना, वैक्यूल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है ना, अंदर में सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। इसको केंद्रक कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक और आपको केंद्रक दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका। क्या बोलते हैं जिसको? केंद्रिका। इसको केंद्रिका कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? केंद्रिका। इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहा जाता है। आगे बात करते हैं। केंद्रक के चारों ओर देखो, केंद्रक के चारों ओर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है केंद्रक के चारों ओर, ये हो गया, है ना। उसके बाद ये भी स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्य, इसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका, जालिका कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में क्या चिपका रहता है जी? इसी के ऊपर में चिपका रहता है आपका क्या? राइबोसोम। देखो ये आपका येलो कलर का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, येलो कलर का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया क्या? राइबोसोम। इसको हमने क्या नाम दिया? राइबोसोम। इसको हमने नाम दे दिया राइबोसोम दे दिया। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो आपको सेल दिख रहा है, जो कोशिका दिख रहा है, इसके अंदर एक लिक्विड है ना, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। आप देख पा रहे हो, ये आपका एक लिक्विड है। ये ना जेली के समान होता है जी। ये क्या होता है आपका? जेली के समान। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इसके अंदर जो लिक्विड दिख रहा है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी लिक्विड को क्या कहा जाता है? इसी लिक्विड को कहा जाता है आपका कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। देखो तो जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेल ऑर्गन से अर्थात कोशिकांग से, उन सभी आपका कोशिकांगों का मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, कोशिकांग किसे कहेंगे? मैंने बताया आप लोगों को कोशिकांग। कोशिकांग किसे कहा जाएगा? सेल ऑर्गन। कोशिकांग किसे कहेंगे? तो एक कोशिका के अंदर जो जो अंग पाया जाता है उससे क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। आशा कर रहा हूं यहां तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने केवल अभी डायग्राम बनाया है। आज ये सबको डायग्राम समझ में है ना, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। अब इसी डायग्राम में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर कौन क्या कहलाता है आपका? कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले अभी हम लोग कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल के बारे में जानेंगे। कोशिका भित्ति के बाद हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के बाद हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो चलो तो शुरू करते हैं पार्टिकुलर एक एक ऑर्गन्स को पढ़ना। तो सबसे पहले अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में, सॉरी कोशिका भित्ति के बारे में ना। सबसे पहले अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के बारे में। शुरू करें जी, बताओ यहां तक चीजें सबको क्लियर है ना? चलो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। देखो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसको आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल वॉल। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलो देखिए कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखना है? कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका में, यह पादप कोशिका में पाया जाता है। यह पादप कोशिका में पाया जाता है। ये आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ध्यान रखना है, यहाँ से आईएएस एग्जाम में भी क्वेश्चन बने हैं। ये जंतु कोशिका में आपका नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला चीज।
आगे बात करते हैं, जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति, ये जो कोशिका भित्ति होता है ये किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का। याद करते चलिए मेरे साथ ना, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है जी? सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये क्या करता है? ये आपका कोशिका को, ठीक है, ये आपका कोशिका को एक निश्चित आकार, कोशिका को एक निश्चित आकार एवं मजबूती प्रदान करता है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्या करता है? कोशिका को बाहरी क्षति होने से बचाता है। कोशिका को बाहरी क्षति से, कोशिका को बाहरी क्षति से क्या करता है जी? आपका बचाता है ना, याद रखिएगा। कोशिका को क्या करता है? बाहरी क्षति से बताता है, चलो बचाता है। तो क्या क्या बता दिया, देखो कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में पाया जाता है, ये आपका जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। फिर मैंने बताया कोशिका भित्ति आपका सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं, कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार या मजबूती प्रदान करता है। फिर मैंने बताया ये कोशिका को बाहरी क्षति से क्या करता है? जो आपका बचाता है। और जैसे कि देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, जिसका मैंने रेड कलर से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, यही क्या कहलाता है? आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो कोशिका भित्ति होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, है ना। अंतिम में इसी क्लास का टेस्ट होगा, ध्यान सुनते चलिए। कोशिका भित्ति क्या होता है आपका? ये पारगम में झिल्ली होता है। क्या होता है? जब आपका पारगम में झिल्ली होता है, पारगम में झिल्ली होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? पारगम में झिल्ली होता है। कोशिका जो भित्ति होता है पारगम में झिल्ली होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ये क्या करता है आपका? कोशिका भित्ति पौधे को, ठीक है, पौधे को सहारा एवं संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो पारगम में मतलब क्या होता है? परमिएबल। पारगम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? देखो इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, परमिएबल। पारगम में मतलब परमिएबल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, देखो प्लांट का कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन ध्यान रखना आपका बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, ये आपका किसका बना होता है? जो आपका पेप्टिडोग्लाइकॉल, इसको याद करेगा अभी तुरंत। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉल की बनी होती है, जबकि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना, कवक की कोशिका भित्ति, ये किसका बना होता है? ये बना होता है किसका जी? काइटिन का। ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ये आपको याद रखना है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे समझ में ये से क्वेश्चन आते हैं जी, हो गया आगे सबको समझ में। चलो आगे बात करते हैं। तो ये मैंने कोशिका भित्ति के बारे में बता दिया। पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका को एक निश्चित आकार में मजबूती प्रदान करता है। कोशिका को बाहरी क्षति से बचाता है। कोशिका भित्ति पारगम में झिल्ली होता है, परमेबल होता है, मतलब कोई भी आ जा सकता है उसमें, है ना। और पौधे को सहारा एवं संरक्षण प्रदान करता है। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉल की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। लेकिन जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। बताओ जी, कुमुदनी जी, चंपे जी, राहुल जी, ओमिन जी, जितने लोग कनेक्टेड है यार, एक बार जल्दी से बताओ आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आगे सबको समझ में कंफर्म करिए। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, है ना। मैं जल्दी जल्दी चीजों को बताते हुए नहीं चलूंगा। जो तथ्य है उसको, तथ्य को तो आप लोग को मेरे साथ याद करना पड़ेगा। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ गया सभी को? चलो पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोग को पूरा क्लास में। चलो कुमुदनी जी, चंपे जी, चलो ठीक है। बाकी प्रेम, जितने लोग जो कनेक्टेड है, जितने लोग परचेज किए ना क्लास, बताओ भाई समझ में आ रहे हैं ना? जितने लोग परचेज किए क्लास, सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं, तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में? कोशिका भित्ति। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब देखो कोशिका भित्ति से क्या क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोशिका भित्ति कैसा होता है? पारगम में होता है, अर्ध पारगम में? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? चौथा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का मेजर फंक्शन क्या होता है? पांचवा क्वेश्चन, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो मैंने सभी तथ्यों को बता दिया, कोशिका भित्ति से संबंधित, सेल वॉल से संबंधित। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो ये कोशिका भित्ति तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो इनर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बैगनी कलर से, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। तो चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं? कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में जी? कोशिका झिल्ली। फिर मैं आप लोग को डिफरेंस बताऊंगा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या क्या अंतर है, उसको अभी मेरे साथ आप लोग को याद करना है। चलो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसको
इंग्लिश में कहा जाता है? चलिए, सबसे पहला चीज तो जो कोशिका झिल्ली होता है, ये आपका पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है सबसे पहला चीज। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। दूसरा चीज जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली ये क्या होता है आपका? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ये बताऊंगा होता क्या है ये। अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखो, दोनों को अंतर करते चलिए। मैंने बताया था कोशिका भित्ति वो आपका पारगम्य झिल्ली होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका? अर्धपारगम्य। कोशिका भित्ति में तो कोई भी प्रवेश कर सकता था, लेकिन कोशिका झिल्ली क्या है? ये आपका अर्धपारगम्य है ना, सेमी परमेबल है। तो इसमें सेलेक्टिव चीजें ही कोशिका के अंदर जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा चीज कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली, वहां कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना था, अब यहाँ कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? देखिए, कोशिका झिल्ली आपका प्रोटीन, कोशिका झिल्ली प्रोटीन, सब पढ़ेंगे प्रोटीन वगैरह क्या होता है ना। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड का बना होता है। किसका? फास्फोलिपिड। प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड का क्या होता है जी? बना होता है। प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करता है? ये आपका चुनिंदा चीजों को, चुनिंदा चीजों को कोशिका के अंदर, ठीक है, चुनिंदा चीजों को कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर जाने देती है। कोशिका के अंदर जाने देती है। चुनिंदा चीजों को कोशिका के अंदर क्या करती है? आपका जाने देती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या करती है? कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का ट्रांसफर करती है। ये क्या करती है आपका? कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का क्या करती है? ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर करती है। पोषक तत्वों को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को कोशिका झिल्ली के बारे में बता दिया। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाएगा। ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड का बना होता है। ये चुनिंदा चीजों को कोशिका के अंदर जाने देती है, और ये पोषक तत्वों को क्या करती है? कोशिका के अंदर ट्रांसफर करती है, कोशिका के अंदर जाने देती है। आपका किसको? पोषक तत्वों को, साथ साथ चुनिंदा चीजों को। देखो, कोशिका झिल्ली क्या है? इसको लगता है कि हाँ ये हमारे सेल के लिए सही है, तब उसको ना कोशिका के अंदर जाने देता है ना। अदरवाइज उसको लगता है कि नहीं ये हमारे सेल के लिए सही नहीं, तो उसको उसके कोशिका के अंदर जाने ही नहीं देता। इसलिए आपस में लिखा है कि ये चुनिंदा चीजों को कोशिका के अंदर जाने देती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने कोशिका झिल्ली के बारे में भी बता दिया, कोशिका भित्ति के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें डिफरेंस देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे आपका कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस पढ़ना शुरू करें जी, शुरू करें। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस, है ना। डिफरेंस देखते हैं आपका कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर होता है, ताकि आप लोग को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले मैंने बताया था आप लोगों को कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने आप लोग को बताया। चलिए देखिए, अगर मैं कोशिका भित्ति की बात करता हूं, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ये आपका सेल्यूलोज का, ये सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सेल्यूलोज का। किससे कैसे बात करें? प्लांट के केस में सेल्यूलोज का, लेकिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति तो पेप्टिडोग्लाइकॉल का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, लेकिन प्लांट के केस में कोशिका की कोशिका भित्ति आपका सेल्यूलोज का बना होता है। जबकि आपका कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड का, प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। ये कैसी झिल्ली है? कोशिका भित्ति ये पारगम्य झिल्ली है। ये कैसी झिल्ली है जी? आपका पारगम्य झिल्ली है। ये पारगम्य झिल्ली है, मैंने आप लोग को बताया। और ये क्या हो जाएगा? अर्धपारगम्य। ये कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम्य। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। आगे बात करते हैं। तीसरा चीज देखो, ये कठोर और मजबूत होता है। ये क्या होता है? कठोर एवं मजबूत होता है। ये कठोर एवं मजबूत होता है। ठीक है, ये कठोर एवं मजबूत होता है। किसकी बात हो रहा है? आपका कोशिका भित्ति की बात हो रहा है। ये कठोर और मजबूत होता है। लेकिन अगर कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, ये आपका मुलायम, ठीक है, ये मुलायम एवं लचीला, ये मुलायम एवं क्या होता है आपका? लचीला होता है। मुलायम एवं लचीला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, कोशिका भित्ति को डेड स्ट्रक्चर माना जाता है। इसे कोशिका भित्ति को डेड स्ट्रक्चर, इसको डेड, मृत आपका संरचना के रूप में काउंट करते हैं। इसको डेड स्ट्रक्चर माना जाता है। इसको डेड स्ट्रक्चर माना जाता है, मृत संरचना माना जाता है। जबकि ये क्या आपका कोशिका झिल्ली को, है ना,
झिल्ली को आपका जीवित, है ना, इसको जीवित जीवित स्ट्रक्चर माना जाता है। क्या माना जाता है? जब आपका जीवित स्ट्रक्चर माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो कोशिका भित्ति होता है ये पौधों में पाया जाता है, पौधों के साथ साथ आपको कवक में पाया जाता है, कवक के साथ साथ मैंने बताया था आप लोग को बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ कुछ और जो आपका सूक्ष्म जीव है ना, कुछ और सूक्ष्म जीव है, इसमें क्या है आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन कोशिका झिल्ली ये आपका सभी कोशिकाओं में, ये क्या होता है आपका सभी कोशिकाओं में, कोशिका झिल्ली आपका सभी कोशिकाओं में क्या होता है जी, पाया जाता है। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर स्टार्टिंग से आप लोग देख रहे होगे ना, तो आप लोग को कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। रजनी जी, नीलिमा जी, प्रेम कुमार जी, मनीषा जी, जल्दी से आप लोग बताइए यहां तक आपको समझ में आया, याद हो गया पूरा आप लोग को? इससे पहले मैंने क्या किया, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में बताया, फिर मैंने डिफरेंस बस आप लोग को बताया उसमें। जल्दी से कंफर्म करिए आप लोग को यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जी। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या क्या अंतर है, याद हो गया सबको, समझ में आ गया? चलो रजनी जी, कुमुदनी जी, चलो चंपेश जी, सब आंसर करिए फटाफट। चलो हो गया, आशा कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं पूरा एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आपका प्रयोगशाला परिचारक में काम आएगा। जितने भी आपका साइंस रिगार्डिंग एग्जाम होंगे, सब एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आपको काम में आ गए हैं ना, और सभी चीजों को ध्यान रखते हुए पढ़ाया जा रहा है ना। जहां जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन करते हो, सभी आपका सेक्शंस को, सभी पैरामीटर को आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देखो ये इससे बार बार क्वेश्चन आता है कि आपका कोशिका भित्ति, ये जीवित संरचना है कि मृत संरचना है। अधिकतर देखा जाए तो ये सब चीज को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन ये सब चीज को भी मैंने पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलो, तो मैंने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में बता दिया। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर है, हम लोग ने समझ लिया। ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग किसके बारे में समझते हैं? अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। उसके बाद मैं अभी आप लोग से कुछ क्वेश्चन करूंगा। देखो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, वापस देख लो क्या क्या मैंने आप लोग को बता दिया। स्टार्टिंग में मतलब बायोलॉजी के बारे में बताया, डेफिनेशन वगैरह बताया, है ना। उसके बाद मैंने बताया पार्ट्स वगैरह बताया आप लोग को, पार्ट्स के बाद मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। फिर मैंने आप लोग को बताया सेल बायोलॉजी के बारे में, कुछ साइंटिस्ट के नाम आप लोग को बताए थे। साइंटिस्ट के नाम के बाद मैंने आप लोग को किसके बारे में बताया पूरा, साइंटिस्ट के नाम के बाद सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन कौन सी है। उसके बाद मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाना शुरू किया, प्लांट सेल के बारे में। पूरे स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया, स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़े थे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में, है ना। हम लोग इसके बारे में सबसे पहले पढ़े जी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलो जी, हाँ रजनी जी, होगा ना, होगा। अभी जिन्होंने परचेज किया, पहले से बता रहा हूँ, 60 क्वेश्चन आपका साइंस से आएगा, 60 क्वेश्चन साइंस से आएगा। तो मैं क्या किया, पहले साइंस वाले सेक्शन को मैं पहले कंसिडर किया, पहले साइंस वाले सेक्शन को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी का क्लास होगा, ठीक है। चलो, इंडियन ज्योग्राफी और आपका छत्तीसगढ़ जैसा क्लास होगा जी। बायोलॉजी तो क्लास तो चल ही रहा है। चलो आगे बात करते हैं। कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बता दूं, जैसे देखो ये इसका डायग्राम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या आपका डायग्राम है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इसी प्रकार से सभी टॉपिक को आपको बढ़िया डायग्राम वगैरह दिखाते हुए आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा, तब तक पानी पी ले रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए आप लोग, बताओ। एक क्वेश्चन है, उसका आप लोग को आंसर करना है, जल्दी से बताओ। सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका वजन लगभग कितना होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो चलो, हाँ ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, करेंगे करेंगे। राहुल जी, जिन्होंने आपको एनरोल किया ना यार, ट्रस्ट रखिए, प्रॉपर रूप से बहुत अच्छे तरीके से आपको 2 महीने में चीजों को अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। जैसे पहले क्लास में चल रहा है, पहले उस पर फोकस करना है, चीजों को साथ साथ में करते चलना है। डेफिनेटली सब चीजों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना, उसका जो आपका वजन लगभग कितना होता है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। शुतुरमुर्ग का जो अंडा, उसका वजन लगभग कितना होता है? चलो चलो यार, ठीक है भाई, विश्वास करके रखिए। नीलिमा जी, विश्वास करके आप लोग को रखना है। 110% बता रहा हूँ, आप लोग को लगे कि हाँ हमने कुछ तो पढ़ा है, साइंस में भी आप लोग को लगे कि हाँ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा करके, है ना। बस ये है, जो भी बताया जाएगा आपको फॉलो करना है। बहुत बढ़िया, आपका लगभग 1.5 kg। चलो, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, अब माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कुछ तथ्य को बता दिया जाता है क्लास में, कि भैया इसे पावर हाउस कहते हैं, है ना, यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। बस इतना ही बस हम लोग को पता है, लेकिन मैं और बहुत सारे तथ्य आप लोग को बताऊंगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या ध्यान रखना है। पहला चीज जो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का, इसे कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला चीज पूछा गया प्रश्न है ना। इसे कोशिका का पावर हाउस, और पावर हाउस को हिंदी में क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहते हैं। ये पहला चीज। दूसरा, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ध्यान रखना भाई, खुद का क्या होता है, डीएनए, खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है। ये याद रखना, कई बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। दूसरा पॉइंट याद हो गया सबको, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका, डबल मेम्ब्रेन, है ना, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से कोशिकांग है जिसका स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, तो उसमें क्या आ जाता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाता है। आगे पढ़ेंगे और किस किस का डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ठीक है भाई, डबल मेम्ब्रेन का आखिर इसका स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है। देखो, डबल मेम्ब्रेन इसलिए है क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और उसी ऊर्जा को पूरे हमारे बॉडी में पहुंचाया जाता है। उसी ऊर्जा के कारण हम लोग वर्क कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो भैया इस स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इसी कारण क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीन चीज, पहला इसे कोशिका का पावर हाउस। दूसरा चीज मैंने क्या बताया, इसका खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम को कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, है ना। कोशिका का भी राइबोसोम होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना राइबोसोम होता है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। हालांकि कोशिका के अंदर, आपका केंद्रक के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन खुद माइटोकॉन्ड्रिया का उसका खुद का डीएनए होता है। ये भी ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किसका, आपका डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना होता है, जो आपका डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन, ठीक है, इसको फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन कहा जाता है। मतलब कोशिका में सबसे पहला कोशिकांग कौन सा बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। देखो भाई, अगर माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा तभी तो वो एनर्जी का निर्माण करेगा। एनर्जी जब वो बनाएगा तभी तो प्रॉपर रूप से सभी कोशिकांग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, एनर्जी जरूरी है। तो यही क्या है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन है। मतलब ये कोशिका का सबसे पहला उद्भिज कोशिकांग है। क्या है आपका, उद्भिज कोशिकांग है। पूछेगा कोशिका का सबसे पहला उद्भिज कोशिकांग कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है जी माइटोकॉन्ड्रिया बताना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या ये आपका एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। ये क्या आपका एक सेमी ऑटोनोमस है ना, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, मतलब सेमी ऑटोनोमस कहने का तात्पर्य है एक कोशिका का अगर पूरा काम है तो उस काम में आधा काम को कौन कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया कर देता है। इसको हिंदी में अर्ध स्वायत्त है, इसको अर्ध स्वायत्त बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोशिका के आधे से अधिक का काम है ना, आधे से अधिक वाला काम या आधे से अधिक पूरा जो काम होता है उसको कौन कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। कोशिका के आधे से अधिक काम को स्वयं कर लेता है। क्या क्या बता दिया, पहला कोशिका का पावर हाउस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होगा, तीसरा इसका स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, चौथा ये फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन है, पांचवा ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। मतलब कोशिका में आधे से अधिक काम को यही कोशिकांग करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ध्यान रखना, खोज किसके द्वारा किया गया था, ध्यान रखना, अगर खोज पूछेगा तो आपको बताना आल्टमैन, है ना, आल्टमैन नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज किया गया था। यहां तक सबको याद हो गया, आल्टमैन नामक साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया था, इसकी खोज किया गया था। इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये याद रखना, फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन, समझ में आ रहा है। सबसे पहला अगर कोशिका में देखें तो सबसे पहला यही ऑर्गन का क्या होता है, निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि यही तो क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा, उसी ऊर्जा को पूरे बॉडी में फैलाया जाएगा। तो फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन है। साथ ही साथ ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, अर्थात कोशिका के आधे से अधिक काम को अकेला ये स्वयं कर लेता है। खुद का डीएनए व आरएनए होता है ना, मतलब डीएनए और राइबोसोम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसको भी पूछा गया जी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मुड़ी हुई संरचना होती है,
माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका मुड़ी हुई संरचना आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो मुड़ी हुई संरचना दिख रहा है ना, ये मुड़ी हुई संरचना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो मुड़ी हुई संरचना होती है इसको मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स के दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। देखो ये मुड़ी हुई संरचना को मैट्रिक्स कहा जा रहा है और यहाँ पर देखो ये क्रिस्टी स्ट्रक्चर है ना, इसके दीवार को मैट्रिक्स, आपको मुड़ी हुई संरचना को मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स के दीवार को मैट्रिक्स के दीवार है ना, मैट्रिक्स के दीवार को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जी क्या आपका क्रिस्टी, है ना। तो पूछेगा क्रिस्टी का संबंध किससे है, मैट्रिक्स का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। अभी मैं कुछ कुछ तथ्य बता रहा हूं, अभी तो इसको हम फंक्शन नहीं पढ़े, इसके फंक्शन पढ़ेंगे भी, है ना। चलो तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। पहला चीज, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन है। ये कोशिका का सबसे पहला उद्भिज कोशिकांग है ना। इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी या पार्ट के नाम से जानते हैं। ये अर्ध स्वायत्त बॉडी है, अर्थात कोशिका के आधे से अधिक काम को ये खुद कर लेता है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया की मुड़ी हुई संरचना को मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स के दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। बताओ यहां तक आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? नीलिमा जी, चलो बताओ, नीलिमा जी, कुमुदनी जी, सब बताओ जी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? चलो चलो, इसका सही आंसर क्या होगा? अरे मैं कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा क्या? एक्चुअली मैं एमसीक्यू कराता हूँ ना, तो वही आदत पड़ गई कि सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। अच्छा मैंने ये पूछा आप लोग से कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एमसीक्यू कराने में आदत हो गया ना कि सही आंसर कौन सा है, सही आंसर कौन सा है। चलो ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अभी बस आपका इंट्रोडक्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का भी था हम लोग को फंक्शन पढ़ने, तो चलिए अब हम लोग फंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शन है, कार्य कौन कौन से है। चलो देखो जी, इसके बाद आज के इस क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कोशिका के बारे में और जो तथ्य बचे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे 2 क्लास में आपका सेल बायोलॉजी खत्म हो जाए, है ना। मैं पहले से बता रहा हूँ, हम लोग को समय को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को पूरा कंप्लीट करना है। 4 सब्जेक्ट है, साथ में तथ्यों को याद भी करते चलना है ना। तो जो भी टास्क दिया जाएगा सभी टास्क आपको करके क्लास में आना है। चलो जी, अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्य। कार्य कौन कौन से हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? फंक्शन कौन कौन से, कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला चीज आपका एनर्जी, एनर्जी फॉर्मेशन। सबसे पहले तो एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फॉर्मेशन कैसे, ध्यान रखना। आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है ना। आप लोग को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के निर्माण के लिए एक साइकिल चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के निर्माण के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया जी, ऊर्जा के निर्माण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के निर्माण के लिए एक साइकिल चलता है। उस साइकिल को किस नाम से जानते हैं? क्रेब्स साइकिल। इसी को आपका क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो आपका एटीपी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के। एटीपी के फॉर्म में क्या होता है? आपका ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया हुआ है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसिन, याद रखना जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको और किस नाम से जानते हैं? इसी को आपका एनर्जी करेंसी या ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। तो क्या क्या पता लग गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन से साइकिल के द्वारा? क्रेब्स साइकिल के द्वारा। और क्रेब्स साइकिल के द्वारा ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में निर्माण होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को आपका एनर्जी करेंसी या ऊर्जा करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला चीज आपको समझ में आ गया होगा, आशा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जब भी हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन कर रहे हैं मतलब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब उस ऑक्सीजन को ब्लड कैरी करता है, ब्लड धारण करेगा। और ब्लड धारण करके कहाँ ले जाता है? सेल में। और सेल में जाकर किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस ऑक्सीजन का यूज करेगा और किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है, अपने ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया ने उस ऑक्सीजन को लिया और किसका निर्माण किया? ऊर्जा का निर्माण किया। और उसी ऊर्जा को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा होता है आपका एटीपी के फॉर्म में बनता है। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपका सेल्यूलर 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 रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये अगर पूछेगा कोशिकाओं के अंदर श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना यार, है ना। याद रखना, कोशिकाओं के अंदर, है ना। कोशिकाओं के अंदर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ श्वसन होती है? कहाँ संपन्न होती है जी? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? आपका
संपन्न, संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। तीसरा, तीसरा फंक्शन ये क्या करता है, ये हीट का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, हीट का प्रोडक्शन, हीट, है ना, जाहिर सी बात है ऊर्जा बढ़ रहा है तो हीट तो उत्पन्न होगा ही होगा, है ना, तो याद रखना क्या करता है, हीट का उत्पादन करता है, हमारे बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट जो हीट चाहिए ना उसका उत्पादन करता है। तो ये क्या करता है, उष्मा का, ये उष्मा का क्या करता है, उष्मा का उत्पादन करता है। ये क्या करता है, जब उष्मा का उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। चौथा, ये मेटाबॉलिज्म, 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 मेटाबॉलिज्म क्रियाएं करता है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं करता है, मतलब हमारे जो कोशिका के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, जो कोशिका के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। कोशिका के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। पांचवा फंक्शन ये क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस, प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ये क्या करता है बता रहा हूं, क्या होता है बता रहा हूं। देखो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम का मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटीन का निर्माण, तभी तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो चूंकि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो राइबोसोम पाया जाता है, तो वो भी क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आप लोग किसके बारे में बता दिया, पूरा मैंने आप लोग के बारे में बता दिया। आगे सबको समझ में जी, आगे ना। हाँ नोट्स आप लोग को बनाना है जी, है ना, नोट्स आप लोग को बनाना है, प्रेम कुमार जी नोट्स आप लोग को बनाना है सभी का। देखो मैं तो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा यार, लेकिन ये है जैसे आप नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, चीजें और अच्छे से आप लोग को क्लियर होंगी, है ना। तो नोट्स आप लोग प्रॉपर से बनाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में काम आएगा, ऐसा नहीं केवल प्रयोगशाला परिचारक, हर एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाऊंगा। चलो, और यार कई लोग फी के बारे में बात कर रहे थे, आप लोग देखे होगे भाई फीस बहुत ज्यादा है। मैं ये उन लोग को बताया कि अगर जो 10th 12th का भी जो क्लास करते हैं ना, एक दिन का भी जाते हैं तो उन लोग को 500 to 600 उन लोग का फी देना पड़ता है। अब यहाँ तो आपको पूरा 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी 2 महीना चलेगा, उसके लिए भी 600 भी कई लोग का कहना है कि फीस बहुत ज्यादा है करके। चलो ठीक है जो भी है। चलो तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आगे का स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, आगे के स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो जो बचा हुआ है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आया जी, बताओ समझ में आया कि यहाँ ऑनलाइन वाले जितने लोग कनेक्टेड है आज मुझसे पढ़े, आया सबको समझ में, इंदू जी, कुमुदनी जी, प्रेम जी, सबको आया समझ में यहाँ तक, कुछ नया सीखने को मिला ना, कुछ नया सीखने को मिला ना। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, अंतर प्रद्रव्य जालिका, फिर राइबोसोम, पूरा स्ट्रक्चर बना बना के बढ़िया आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो अब मैं इसी क्लास के रिगार्डिंग आप लोग से 5 से 6 क्वेश्चन, है ना, चलो 6 नहीं यार 7 क्वेश्चन कर लेते हैं। हर हर आपका क्लास में ही होगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी क्लास के रिगार्डिंग आप लोग का अंतिम में टेस्ट होगा। तो चलिए भाई देखते हैं कौन आज के इस टेस्ट में ज्यादा नंबर लाता है। किसी को आंसर नहीं करने, किसी को आंसर नहीं करने, सब पर्टिकुलर कोई कॉपी अगर हम लिखते जाएगा उसका आंसर क्या हो सकता है, फिर अंत में आप लोग बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। कुमुदनी जी इवनिंग में हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना, ये तो आपका बायोलॉजी हो गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ना बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे खत्म होगा फिर फिजिक्स इंक्लूड कर देंगे, फिजिक्स कंप्लीट होगा, है ना, फिर एक और सब्जेक्ट इंक्लूड कर देंगे। मतलब 2 महीने के अंदर आप लोग को पूरा सभी टॉपिक है सिलेबस में उसको आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका आप लोग को आंसर करना है, कोई कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे ना। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन बताओगे, हु डिस्कवर्ड आरबीसी, आरबीसी की खोज किसके द्वारा किया गया था। पहला क्वेश्चन, किसी को कमेंट सेक्शन में नहीं बताना, बस लिखना है, जो भी आपको लग रहा है उसका आंसर हो सकता है, फिर अंतिम में चेक करोगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताओगे, रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने अपना कथन कौन से भाषा में दिया था, अपना कथन कौन से भाषा में, कौन से भाषा में दिया था। दूसरा प्रश्न। आगे बात करते हैं तीसरा प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। आप लोग बताओगे, कोशिका सिद्धांत किस वर्ष से दिया गया था, कोशिका सिद्धांत और ईमानदारी से बताओगे इतना क्वेश्चन आपने सही किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, मतलब कोशिका सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था, आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, आपका ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। आप लोग बताओगे, माइकोप्लाज्मा 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 का आकार लगभग कितना होता है, माइकोप्लाज्मा का आकार लगभग कितना होता है, इसका आकार लगभग कितना होता है। पांचवा प्रश्न। छठवां प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। छठवां प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, बताओगे आप लोग, बॉटनी के, है ना, बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के फादर,
बॉटनी के फादर किन्हें माना जाता है या किन्हें बॉटनी के फादर के रूप में जाना जाता है? सातवां प्रश्न, फर्स्ट 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 ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन कौन सा है? फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन कौन सा है? आपका सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपको बताना है। आप लोग बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलता है? कौन सा साइकिल चलता है? ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। नौवां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में मुड़ी हुई संरचना ये क्या कहलाता है? आपका 9th नंबर का प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया में मुड़ी हुई संरचना क्या कहलाता है? 9th नंबर का प्रश्न है। 10वां नंबर का प्रश्न क्या है? 10वां नंबर का प्रश्न है, आप लोग को बताना है। बताओगे जी आपका कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली ये किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? ये मैंने 10 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन अभी इसी क्लास का आपका क्वेश्चन है। आशा कर रहा हूँ सबका बना होगा और मैं देखता हूँ किसका 10 में 10 सही है। ईमानदारी से बताओगे, है ना? क्योंकि अगर आप सही नहीं है फिर भी बता रहे हो तो एक प्रकार से अपने आपको धोखा दे रहे हो। सही सी बात है ना? तो जो सही है, जितने आपने सही की, ईमानदारी से आप लोग को बताना है। चलो, हो गया सबको? बताओ जी, सबका हो गया? कुमुदनी जी, मनीषा जी, प्रेम जी, नीलिमा जी, सबका हो गया यहाँ तक? जो मैंने क्वेश्चंस आप लोग से पूछे सबने उसका आंसर दे दिया, मतलब लिख लिया ना? अब मैं क्या करता, क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। हो गया सबका? चलो अब मैं आंसर बताते चलता हूँ। प्रेम जी बताओ यार, हो गया? चंपेश जी हो गया? चलो चलो, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आरबीसी की खोज किसके द्वारा किया गया था? पहला क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने लिखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने लिखा था, सबका आंसर सही है। दूसरा, रुडोल्फ विर्चो ने अपना कथन कौन से भाषा में दिया था? लैटिन भाषा में। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था आपका 1855 में, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऐसा कहा था। कौन से भाषा? लैटिन भाषा मैंने पढ़ाया है। आगे बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था? 1839 1839 को स्लाइडन और स्वान द्वारा। आगे बात करते हैं, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉल। किसका? पेप्टिडोग्लाइकॉल का। आगे बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा का आकार लगभग कितना होता है? मैंने पढ़ा था, बताओ जी। माइकोप्लाज्मा का आकार 0.1 से आपका 0.3 माइक्रोन लगभग, है ना? ये मैंने आप लोग को बताया था। आगे बात करते हैं, बॉटनी के फादर थियोफ्रस्टस बताया था क्लास में, थियोफ्रस्टस को। आगे बात करते हैं, देखिए आपका फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया। किसको जी? माइटोकॉन्ड्रिया को पहला कोशिका का उद्भिज कोशिकांग कहा जाता है। आगे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। यही क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब आपका कोशिका के अंदर श्वसन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में मुड़ी हुई संरचना क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स कहलाता है। आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड का। प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड। चलो बताओ किसने 10 में 10 सही किया? चलो सबका आंसर आना चाहिए। 14 लोग जो ज्वाइन किए हैं, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलो, ये तो क्या क्वेश्चन सही किए? जल्दी से बताओ कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए? सबका आंसर आना चाहिए। अरे गजब, कुमुदनी जी 10 में 10, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, कुमुदनी जी 10 में 10, ओमिन जी 10 में 10, बहुत बढ़िया यार। नीलिमा जी 10 में 10, बहुत बढ़िया। रजनी जी आपका एक गलत हो गया, ठीक है। प्रेम जी आपका 10 में 8। प्रेम जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपना। भूपेश जायसवाल, भूपेश कैसा काम हुआ आपका? भूपेश जी 3 क्वेश्चन क्यों गलत कर लिए? आप लेट से ज्वाइन किए क्या भूपेश? 3 क्वेश्चन कैसे गलत हुआ आपका? लता जी का 10 में 10, नीलिमा जी का 10 में 10, मनीषा जी का 10 में 9, डेविड जी आपका 10 में 8 है, पूनम जी आपका 8, इंदु जी का 9। चलो, मनीषा जी का एक गलत। इससे पहले जो एक कमेंट आया था, भूपेश जी आप बताओ यार, क्यों आपका 7 क्वेश्चन वो हुआ? 3 क्वेश्चन आपने क्यों गलत कर लिया? देखो यार, एक चीज है, आप लोग को एक चीज तो पता लग गया कि क्लास को ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि लास्ट में इसी रिगार्डिंग आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेरा मकसद ये नहीं कि मैं केवल क्लास करके निकल जाऊं, ऐसा नहीं है ना। अगर आप लोग से बन नहीं रहा है, क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो, इसका भी आप लोग को आंसर करने हैं, है ना। मुझे समझना है कि क्या पढ़ाने में कुछ दिक्कत हो रहा है, आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है ना। तो वो चीज को भी आप लोग को मुझे बताना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। लेकिन कोशिश करेगा पूरे के पूरे नंबर आप लोग हासिल कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है। ठीक है, फिर आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। तो इस जो क्लास है, इसका पीडीएफ ना, इसका पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, है ना। एप्लीकेशन में आप पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे तो इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा जी, ठीक है। तो ये आज ऐसे डेमो क्लास था, बाकी कल से जो लोग इनरोल हुए हैं उनको क्लास दिखाई देगा, बाकी सबको क्लास नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।
टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। चलो भाई, बाय। डेविड जी इवनिंग में रहेगा 5 से 6 बजे क्लास, 5 से 6 बजे क्लास इवनिंग का रहेगा ना।